तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस के टाइप्स क्या होते हैं। तो लेट ही हो गए भाई, बैठ जा इधर, पैकेट आप सामान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के कितने टाइप्स होते हैं। देखो तुमने दो बेसिक टाइप्स पढ़ने हैं और वो टाइप्स इस बेसिस पे यानी फोर्स लग भी रही है या नहीं लग रही, ठीक है। देखो दो टाइप्स की बेसिक फोर्सेस होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड, दूसरी होती है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नाउ डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस। मान लो मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूँ चेयर के ऊपर, मैंने क्या करा, ऑपोजिट डायरेक्शन से भी फोर्स लगानी शुरू कर दी, राइट। क्या चेयर मूव कर रही है? नहीं सर, फोर्स तो लगा रही है, लग रहा है बट मूव नहीं कर रही है ना, क्योंकि दोनों साइड से कह सकते हैं इक्वल फोर्स लग रही है। अगर यस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ से फोर्स लग रही, यहाँ से फोर्स लग रही, ऊपर से लग रही, फोर्स चारों डायरेक्शन से फोर्स लग रही है और इक्वल फोर्सेस लग रही है चारों डायरेक्शन से, तो ये फोर्स इसको कैंसिल आउट कर देगी, ये फोर्स इसको कैंसिल आउट कर देगी। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट के ऊपर? नेट का मतलब होता है टोटल। टोटल फोर्सेस कितनी हो जाएंगी ऑब्जेक्ट पे? जीरो। बैलेंस फोर्सेस की वजह से क्या होता है, व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, कोई नेट फोर्स नहीं लग रही ऑब्जेक्ट के ऊपर, लिखो मत कोई भी, मैंने अभी मना किया। वी से बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग, तो लिख रहा हाथ तोड़ आर एक्टिंग व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, वी से बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग। मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स कितनी है? जीरो। तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ बैलेंस फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं, अगर नेट फोर्स जीरो, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत। बट मान लो अगर मैंने उसके ऊपर जीरो से ज्यादा फोर्स लगा दी, ठीक है, एक साइड से फोर्स लगा दो, जीरो से ज्यादा फोर्स लगा दी, तब मैं बोलूंगा कि यस व्हेन नेट फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट are greater than zero, we say unbalanced forces are acting on. तो अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है वो जीरो से ज्यादा है, नेट फोर्स जीरो से ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही है। मतलब समझो इसका बेसिक, अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदल पा रहा हूँ, तब उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। दिस इज अ डेरिवेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, मूव नहीं कर रही बिल्कुल, बहुत बड़ा फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। ये रहा चिंटू, चिंटू इसको मूव करना चाहता है, चिंटू उसके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है, धक्का मारने की कोशिश करता है, चिंटू जान लगा देता है धक्का लगाने की, पर चिंटू जो है वो इसको मूव नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब इस पत्थर के ऊपर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कैसी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? क्योंकि अगर अनबैलेंस फोर्स होती तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाती, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाती। चिंटू फोर्स लगा रहा है पर भैया पत्थर तो ना मूव कर रहे हो। क्यों ना मूव कर रहे हो? क्योंकि भैया पत्थर जो है चिंटू के ऑपोजिट जो फोर्स लगा रहा है वो इक्वल फोर्स लगा रहा है। जितनी चिंटू फोर्स लगा रहा है पत्थर की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी फोर्स लग रही है। सर पत्थर थोड़ी ना लगा सकता, क्या बात है? अगर चिंटू आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो पत्थर ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है और इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो हमेशा ऑब्जेक्ट के
मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है. फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जिस भी राह पर जा रहा है हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करती है. यहाँ तक कोई दिक्कत? फ्रिक्शनल फोर्स लगती क्यों है? शायद तुमने बचपन में पढ़ा हो. होता क्या है कि तुम्हारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेस होती है वो ना सपाट नहीं होती, मतलब स्मूथ नहीं होती, थोड़ी सी रफ होती है, खुरदुरी होती है. चाहे कितनी भी स्मूथ ऑब्जेक्ट लेने की कोशिश करो उसकी सरफेस जो है वो हल्की हल्की रफ हो जाती है. ठीक है, रफनेस का मतलब होता है उसमें छोटे छोटे क्रैक्स आ जाएंगे उसकी सरफेस पे. जब तुम बिल्कुल जूम करके देखोगे सरफेस पे क्या होंगे? छोटे छोटे क्रैक्स होंगे, राइट. ये क्रैक्स जब तुम्हारी दूसरी जमीन की क्रैक्स, जमीन भी जो है नीचे उसमें भी क्रैक्स होंगे, राइट. ऑब्जेक्ट के क्रैक्स, जमीन के क्रैक्स ओवरलैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं एक दूसरे में. ठीक है, क्रैक्स फंस गए एक दूसरे में तो क्या होता है? एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होती है. जब क्रैक्स फंस जाएंगे ऑब्जेक्ट के और किसी सरफेस के, हो गया कि तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील होगी हमको, और इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन. अगेन फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑब्जेक्ट के जो क्रैक्स होते हैं सरफेस पे उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है. यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? पक्का? पत्थर भी जो है, पत्थर में भी क्रैक होंगे, यस और नो? तो पत्थर के ऊपर भी फ्रिक्शन लग रही है, इस वजह से हम मूव नहीं कर पा रहे. लेकिन मान लो ये जो ये चिंटू नहीं है, मान लो ये राजू है, माइटी राजू, माइटी राजू है, ये इसमें भाई फोर्स है, इसमें दम है, दम नहीं. ठीक है, ये अगर फ्रिक्शन से भी ज्यादा फोर्स लगा देगा, भाई इसने फोर्स लगाई फ्रिक्शन से भी ज्यादा फोर्स, ओए फ्रिक्शन से भी ज्यादा फोर्स, तब ये पत्थर मूव करना शुरू कर देगा क्योंकि उसने फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दिया, राइट. आगे समझ? इस चेयर को भी मूव करना है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, दैट इज व्हाई मेरे को उसको थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है मूव करने के लिए, और ये चेयर रेस्ट पे भी इसलिए आ जाती है. यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे समझ? ये चेयर वाले बाद में पढ़ेंगे एक बार कॉन्सेप्ट की, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे क्यों आ जाती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे अभी. यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, बैलेंस फोर्सेस की वजह से ध्यान से सुनो. एन ऑब्जेक्ट remains at constant velocity. ठीक है, बैलेंस फोर्सेस की वजह से अगर तुम बैलेंस फोर्सेस लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगी. किसमें मूव करेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी. अभी तो आपने बोला था बैलेंस फोर्सेस से मूव नहीं करती ऑब्जेक्ट. मैं कह रहा हूँ मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0. बैलेंस फोर्सेस अगर लगेंगी तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? 0. या फिर मान लो मैं और अवनीश गए स्पेस में, तो स्पेस सूट में हम झूल रहे हैं, मेरे को अवनीश पे गुस्सा आया, मैंने अगर अवनीश को धक्का दे दिया जान. अब अवनीश जो है, मैंने अवनीश में शुरुआत में फोर्स लगा दी, अनबैलेंस फोर्स. ठीक है, शुरुआत में मैंने अवनीश को धक्का दे दिया, अनबैलेंस फोर्स लगा दी इसके ऊपर. अब अवनीश जो है पूरे स्पेस में ऐसे घूमता रहेगा, झूलता रहेगा, राइट. क्यों? क्योंकि धक्का देने के बाद अवनीश के ऊपर कोई फोर्स लग रही है. धक्का देने के बाद कोई फोर्स लग रही है, कौन सी बताओ? धक्का देने के बाद कौन सी फोर्स? फ्रिक्शन. हवा स्पेस में फ्रिक्शन, स्पेस में तो सर्फेसिंग. स्पेस में अवनीश के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी. नो फोर्स विल एक्ट ऑन अवनीश इन स्पेस. ठीक है, और इसकी वजह से अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो वो कौन सी फोर्सेस कहलाती हैं? बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं उसके ऊपर. नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. इसकी वजह से अवनीश सेम वेलोसिटी से स्पेस में मूव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, बट यस बैलेंस फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करती है. यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन अनबैलेंस फोर्स अगर लगाओगे, एन ऑब्जेक्ट undergoes acceleration due to unbalanced forces. अगर तुम unbalanced forces लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट अंडरगो करता है एक्सेलरेशन. अंडरगो एक्सेलरेशन मतलब ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन फील होती है अगर तुम अनबैलेंस फोर्स लगाते हो उसके ऊपर. यानी कि
अगर तुम ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 से ज़्यादा फोर्स लगाओगे, डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो। ऑब्जेक्ट इधर आ रही है, तुम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ऑब्जेक्ट सीधी जा रही है, तुम उसकी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे, जैसे स्विंग करते हो, जब बचपन में स्विंग करते थे पापा पीछे से धक्का देते थे, तो तुम जब स्विंग करते हो तुम्हारी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। बट अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे, 0 से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन होगी, बराबर होगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा, बराबर आएगा। यहां तक तो दिक्कत क्लियर है सबको, पक्का। वो सेम चीज लिख सकते हैं, बैलेंस फोर्सेस से डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, अनबैलेंस फोर्सेस से डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, सिंपल, बट इतना डिटेल में नहीं जाना। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है सबको, आगे समझ।